हेलो एवरीवन। कैसे भी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी 12th क्लास से अच्छी तरीके से परिचित हैं कि ठीक 40 से 45 दिन के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर शुरू होने वाले हैं। और ऐसे में आप लोगों की ही डिमांड पे आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूँ कहें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम प्रत्येक चैप्टर केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, सवाल का तरीका क्या होता है, ट्रेंडिंग में कौन से टॉपिक चल रहे हैं और एग्जामिनर के हिसाब से पेपर में कौन सा टॉपिक रखता है। तो इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा आप अपने सभी दोस्तों को भी करवाएं, उनके पास भी ये आज का वीडियो आप ज़रूर से भेज दें। चलिए बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की। इम्पोर्टेंट टॉपिक के पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर जिनमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मतलब होता है व्यंजक या गणितीय रूप। तो चारों चैप्टर के आपको गणितीय रूप करने हैं। और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि प्रत्येक चैप्टर में सर 4 से 5 या 6 टॉपिक रखे गए हैं। ये हर चैप्टर में एक जैसे टॉपिक रखे गए हैं, क्योंकि जिस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है उसके अंदर वही टॉपिक लिया गया है जो पूछा जाता है। क्योंकि आपने केवल पिछली साल का या 23-24 या 22-23 वाला एग्ज़ाम देखा होगा। मैंने यहाँ पे 2020 से लेके 24 तक के सारे एग्ज़ाम देखे हैं, उनको हल भी किया है। तो यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ामों का बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन किस बार बन के आया है और कैसे बनने वाला है। तो सब कुछ की जानकारी या पूरी जानकारी हमारे के सेशन में होने वाली है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन हम शुरू। बात करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर में यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गए होंगे। पहला टॉपिक जो आता है वो न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में आपका चाहे मोलरता वाला हो, सांद्रताओं वाला हो, या आपकी राउल्ट का नियम का हो, या अणुसंख्यक गुणधर्म में जो आपका उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन और हेमांक में अवनमन है, वहाँ से न्यूमेरिकल हो। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको सभी न्यूमेरिकल करके जाने हैं, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। इसके बाद आ जाओ सांद्रता की विधियों के ऊपर। तो सांद्रता की विधियों में आपको बेसिकली करना है मोलरता और इसके अलावा मोलरता, मोलरता और मोललता दोनों सांद्रता की विधियां करनी है। इम्पोर्टेंट आपकी मूल प्रभाज भी होती है, लेकिन मूल प्रभाज आपकी पिछले वर्ष पूछ ली गई है। तो इस बार इसके चांस हो जाते हैं कम। इनकी परिभाषा और इसके साथ साथ इसका मात्रक और न्यूमेरिकल आप यहाँ कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको सांद्रता की विधिया में लेनी है। इसके बाद आ जाओ राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम की यदि बात होती है तो इसी के अंदर आता है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन। कौन सा? आदर्श व अनादर्श विलयन। तो इसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। आदर्श अनादर्श में आपके अंतर और इनके एक एक दो दो आपको उदाहरण कर लेने हैं। तीसरी हम बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म की। अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। हिमांक में अवनमन आपका पिछले वर्ष पूछा गया है। इस वर्ष जो आपको पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो है परासरण दाब की। किसकी? परासरण दाब। हो सकता है परासरण दाब से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाए, या आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर पूरा मिल जाए, या परासरण दाब ज्ञात करने की एक विधि होती है जिसको बोलते हैं वर्कले हार्टले विधि। कौन सी विधि? वर्कले हार्टले विधि। इस विधि को आपको रट के ही चला जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं वॉन टॉप गुणांक की। तो वॉन टॉप गुणांक को आप समीकरण भी याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी। आप वॉन टॉप घटक याद कर लेंगे, संगुणन और वियोजन वाली मात्रा, तो वहाँ से आप इसको कर ले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर दूसरे की, वैद्युत रसायन में। वैद्युत रसायन मतलब होता है इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। और इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल। गणितीय क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़े हैं, न्यूमेरिकल आपको सब में मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण आपसे लिखवा भी सकता है, मतलब परिभाषित भी करवा सकता है, और इसका न्यूमेरिकल भी आपका आता है। इसके बाद आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा आपका कोलराउस का नियम। कोलरास का नियम यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है। इसके बाद प्राथमिक व द्वितीय सेल। सेल जितने भी हैं आप एक बार सभी सेलों को पढ़ लेना।
चाहे आपका रासायनिक सेल हो, चाहे अपघटनी सेल हो, आपका प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इसी को हम बोल देते हैं सीसा संचायक सेल। द्वितीयक सेल जो होता है उसमें सीसा संचायक सेल, और प्राथमिक सेल में आपको कर लेना है शुष्क सेल। सीसा संचायक सेल और प्राथमिक सेल में जो आपको करना है वो है आपका शुष्क सेल, ड्राई सेल। इसके बाद आ जाओ फैराडे के नियम के ऊपर। देखिए, नियम आपको एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपका हेनरी का नियम हो, राउल्ट का नियम हो, कोलराउस नियम हो, फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आपसे कम पूछता है, प्रथम नियम ज़्यादा पूछे जाने का चांस होते हैं, तो वो आपको कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपका बनेगा कौन सा, फैराडे के नियम। और आपका एक क्वेश्चन और बनता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक कहलाता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है जी मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको आपको जोर अधिक से अधिक दे देना है, और इसको रट के जाना है, बिल्कुल छोड़ना तो है ही नहीं है। भी पूरे रट के चले जाना, चाहे आप इनके क्वेश्चन बना लो या फिर आप इसे टॉपिक से कर लो, जैसे में आपको सरलता मिले और से कर सकते हो। और लास्ट हमारा बचता ईंधन सेल और विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में आपका प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, दोनों के उदाहरण और दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आपको करके जाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर हमारा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में यदि हम बात करते हैं तो इसके भी सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। रासायनिक बलगतिकी में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, अर्हीनियस समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया और छद्म आपका अभिक्रिया का अर्धायु का, ये 4-5 प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वो इसमें आपको करके जाना है। इसके बाद आ जाओ वेग समीकरण क्या होता है, इसी को हम दर समीकरण बोल देते हैं, दर नियम भी कहते हैं। फिर अर्हीनियस समीकरण E बराबर mc² आपका वो आ जाएगा, शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया, और इसके बाद आ जाता है अर्ध आयु का। शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्योंकि आपकी चाहे शून्य कोटि हो प्रथम कोटि हो, वो दोनों देखने में लगभग प्रथम कोटि अभिक्रिया जैसी होती है, इसलिए आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर अभिक्रियाओं में हम बात करते हैं प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया की, तो ये आपके पूरे चैप्टर का लगभग 30% भाग होता है, और 30% भाग जब पूरे चैप्टर का आपके 2 टॉपिक होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है, क्योंकि 30% में से जब एक क्वेश्चन नहीं देगा तो फिर कहाँ से ही देगा, खुद सोचो। जब 30% में से आपको एक क्वेश्चन नहीं निकाल के दे पाएगा एग्जामिनर, तो फिर आपको क्वेश्चन वो निकालेगा कहाँ से, इसलिए ये आपका हो जाता है इम्पोर्टेंट। और अब हम आपके अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगला टॉपिक कौन सा रहने वाला है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चैप्टर नंबर 4। इसमें आपको सबसे पहले ये करने हैं सभी कारण। अब कारण कौन से होते हैं, जैसे आपका कोई यौगिक है रंगहीन दिखाई देता है, क्यों, तो जितने भी इसमें कारण हैं आपके जैसे बात करते हैं कि आपका जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम क्रोमियम Cr, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 ना हो गए 4s1 3d5 होता है, क्यों, तो जितने इसमें कारण हैं वो सारे कारण याद करने हैं। इसके अलावा आपको याद कर लेना है K2Cr2O7 और KMnO4 बनाने की विधियाँ, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की आपको विधि याद कर लेनी है। और इसके बाद गुण आ जाओ, तो गुण में आपके डी ब्लॉक के गुण मतलब संक्रमण तत्वों के गुण, और एफ ब्लॉक मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुण याद कर लेने हैं। और इसके बाद आपको आ जाना है लेंथेनाइड संकुचन पर, कि लेंथेनाइड संकुचन क्या कहलाता है। 4 में आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल अब नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल केवल 3 चैप्टर के हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद न्यूमेरिकल्स मतलब गणितीय क्वेश्चन कहीं नहीं है, फिर आपके सीधे परिभाषा वाले क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे 4 चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं करना है, कारण याद कर लेने हैं जितने भी, कारण के बाद आपको याद करने हैं उनके गुण, गुण के बाद आपको याद कर लेना है KMnO4 और K2Cr2O7 और लेंथेनाइड संकुचन याद कर लेना है। और इसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को भी थोड़ा सा देख लेना कि कौन सा तत्व कहाँ पे आता है, किसको एक्टिनाइड की कौन सी श्रेणी में रखा गया है, इतना ये याद करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे, जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का चैप्टर माना जाता है, नाम होता है उप सहसंयोजन यौगिक।
नाम क्या है चैप्टर का जी? तो चैप्टर का नाम है उपसह संयोजन यौगिक। इसमें सबसे पहले हमें देखना है लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है, एक दंतुर लिगेंड क्या है, द्विदंतुर लिगेंड क्या है, तटदंतुर क्या है, बहुदंतुर क्या है, जितने भी लिगेंड हैं वो सब यहाँ पे देखना है। इसके बाद IUPAC नामकरण, ये आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, क्योंकि 5 हो आपका और 6 दोनों चैप्टर में IUPAC नामकरण आपका बहुत जरूरी होता है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के निकलता है IUPAC नामकरण से। इसके बाद आ जाओ VBT सिद्धांत के ऊपर। इसको हम बोलते हैं VBT सिद्धांत। क्या बोलेंगे? VBT सिद्धांत। और लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा संयोजकता का। संयोजकता क्या होती है? और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनता है समावयवता से। समावयवता से प्रकाशीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, जलयोजन समावय, क्या लिख दिया, जलयोजन समावयवता, ये प्रकाशीय, ज्यामितीय, जलयोजन और बंधन और 5वीं आयनन, ये 5 प्रकार की समावयवताएं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा, यदि आपने अभी तक सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही चुका होगा, तो आपको जो बताना है वो आपको बताना है कि VBT सिद्धांत जो है, VBT का पूरा नाम क्या है। VBT का पूरा नाम ये आपको बताना है। इसका नाम आपको पूरा नाम कमेंट में करना है। VBT का पूरा नाम जल्दी से कर देना, यदि बनता है तो जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। VBT का पूरा नाम, केवल एक थ्योरी इसके अंदर है, चैप्टर पूरा है और इसमें केवल एक थ्योरी आपको पढ़नी है जिसको हम बोलेंगे VBT। है तो इसमें बर्नर सिद्धांत भी, लेकिन बर्नर सिद्धांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। VBT सिद्धांत आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे आपको करना। VBT का जो पूरा नाम होता है वो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT का जो पूरा नाम होता है वो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थ्योरी इसको हम हिंदी में बोलेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। बैलेंस मतलब संयोजकता, बंध सिद्धांत, ये करके चले जाना। आते हैं हम आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले तो तुम्हें कर लेनी है नाम वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जितनी भी नाम वाली हैं, नाम वाली मतलब एक नाम से दिया हुआ है कि आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आपकी कौन सी होती है, फ्रैंकलैंड हो गई, फ्रैंकलैंड वोल्टेज अभिक्रिया, तो जितनी नाम वाली हैं वो इस चैप्टर की इसमें कर लेनी है। 8 से 10 अभिक्रियाएं होंगी, ज़्यादा है नहीं है, 8 से 10 अभिक्रियाएं इसके अंदर आती हैं। इसके बाद क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब, मतलब आपको दे दिया कि एल्केन की क्रिया, क्या होता है जब एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं, एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। और तीसरा टाइप बनता है कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा टाइप क्या बनेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे किसी एल्केन से। देखो तीसरा टाइप ऐसे बनता है, एल्केन से क्लोरो एल्केन, एल्केन से क्लोरो एल्केन, ऐसे क्वेश्चन बनता है क्या होता आपका, कैसे प्राप्त करेंगे एल्केन से क्लोरो एल्केन, तो वो टाइप आपका ऐसे बनता है। आगे आ जाओ क्लोरोफॉर्म और DDT। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि इस बार पढ़ के जाना, पिछली बार के जैसी गलती नहीं होनी चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ था कि बोला कि आपका ये विधि नहीं आएगी तो मतलब नहीं आई, कोई भी प्रयोगशाला विधि नहीं आई थी। लेकिन इस बार क्लोरोफॉर्म की विधि और आयोडोफॉर्म की विधि दोनों की पढ़ के जाना। और आपका आ जाता है DDT क्या होता है, और BH6, BH6 नहीं BH6, इसी को हम 666 के नाम से जानते हैं, ये भी कर लेना। और ये वाला अंतर SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर, ये आपको करके ही चला जाना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर हमारा 7 जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जितनी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो इसमें करनी है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट इसके अंदर भी हैं। इसके क्वेश्चन मिला के लगभग हो जाएंगे आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे इनके हो जाएंगे। और एक आपको यहाँ पे याद करना है परीक्षण। परीक्षण कौन सा होगा है, जैसे आपका एमीन है इसमें, सॉरी ईथर फिनॉल, तो फिनॉल का परीक्षण कैसे करते हैं, आपने विधि पढ़ी होगी लेशक विधि फिनॉल का परीक्षण के लिए। तो जितनी भी परीक्षण की विधियां हैं तो वो विधियां हमें इसके अंदर पढ़ लेनी है। 3 से 4 विधियां हैं, ज़्यादा विधियां भी नहीं है, 3 से 4 है तो वो पढ़ लेना। 8वां चैप्टर जो हमारा आता है तो नाम वाली अभिक्रियाएं।
क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करेंगे। ये तीनों इसमें भी आपको करने हैं। और चौथा इसमें भी परीक्षण करने हैं। इसमें परीक्षण करेंगे हम एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये परीक्षण हमें इसमें करना है। आ जाओ चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, एमीन। फिर से वही टॉपिक है पूरे, इसमें केवल बेंजीन डाई एजोनियम, यहाँ पे है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको और कर लेना, बनाने की विधि जो भी है तो वो इसमें कर लेना। और हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव अणु। जैव अणु में नाइट आपको पढ़ना है प्रोटीन के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल, विटामिन। विटामिन को आपको पढ़ना है रासायनिक नाम, इसमें रासायनिक नाम। और इसके बाद इसके जो है स्रोत पढ़ लेना, कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है। और इसके बाद इनसे पढ़ लेना कमी से होने वाले रोग। तीन चीज़ें यहाँ पे करना है। डीएनए आरएनए में अंतर कर लेना, डीएनए आरएनए में अंतर। और ज्विटरायन प्रोटीन, प्रोटीन की करना है संरचना। क्या करना है? प्रोटीन की पूरी संरचना। और संरचना के बाद विकृतीकरण। विकृतीकरण, विकृतीकरण का मतलब होता है टूटना। प्रोटीन कैसे टूटती है वो, और प्रोटोन की संरचना। और लास्ट टॉपिक इसमें कर लेना पेप्टाइड बंध। ये वो टॉपिक हैं कि जिनसे लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक के अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा गया है अभी तक के एग्जाम में। ये क्वेश्चन इन टॉपिक्स में आप करते हो, और इन टॉपिक्स को करने से आपके वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं जो अभी तक भी पूछे थे। मतलब जो आप लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसी टॉपिक के कवर करने से पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं, सुनो, प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए यदि तुम लोग कहो, यदि तुम सब कहो, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज, जैसे लगभग 4 साल का, क्योंकि पैटर्न बदले अभी आपका 21, 22, 23, 24, जब से आपका पैटर्न बदला है तब से 4 बार आपके पेपर हुए हैं। तो चारों बार के पेपर उठा के आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज का मतलब है कि जैसे हमने लिया पहले चैप्टर 1, चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ ऑब्जेक्ट, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक साथ। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एक साथ। तो ऐसे कहलाएंगे आपके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो ये यदि तुम लोग कहते हो तो ये वाली क्लासेस आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि यदि क्लासेस चाहिए तो बताना तो पड़ेगा भाई, बिना बताए हम नहीं देने वाले ये क्लासेस तो, क्योंकि इन क्लासेस में मेहनत बहुत होती है और मेहनत से पीछे हटेंगे नहीं। यदि तुम लोग कहते हो तो ये क्लासेस जरूर मिलेगी। और अगर अभी कहते हो तो आपका मकर संक्रांति के बाद लगभग 15, 16 से 20 तारीख के बीच में यदि कहते हो तो ये क्लासेस आपको मिलेगी। कब? 16 से 20 जनवरी के बीच में ये वाली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ऐसे आपकी एक दिन में हम 2-2 या 3-3 क्लासेस चैप्टर लेके चलेंगे तो 3 क्लासेस ऐसी होंगी, विथ उनके आंसर भी मिलेंगे। तो क्लासेस लंबी होंगी तो 3 से 4 क्लासेस ये होंगी। ये पूरा प्रीवियस ईयर होगा, आपका रिवीजन के लिए अच्छा मेथड होगा ये, और लास्ट टाइम पे हम इसे करेंगे। और कुछ भी चाहिए हो, जो चाहिए हो तो एक बार आप बता देना, कमेंट कर देना, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर बता देना। यदि आपको वहाँ भी नहीं बता पा रहे हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम के ज़्यादा शौकीन हैं, है ना, ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो भैया इंस्टाग्राम पे भी बता देना, नाम डाल देना, ठीक है। और आगे ऑफिशियल लगा देना, नाम डाल के ऑफिशियल कैसे लिखना है, नाम लिख देना पूरा एक साथ और डाल देना ऑफिशियल, ऑफिशियल। तो यहाँ पे भैया जो भी चाहिए कमेंट कर देना, जो चाहिए इधर कमेंट कर देना, वो चीज़ मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव हो गया, PYQ हो गया, MCQ, जो चाहिए हो इधर मिल जाएगा। ठीक है जी, खुश। चलिए तो मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।